ज़्यादातर लोग देखिए आजकल मार्केटिंग टीम बनाए हुए हैं कोचिंग में। ऐसी जो दुर्घटना घटी है, हमारा मानना है कि त्वरित कार्रवाई करके, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए। मैं सबको यही सलाह देता हूं कि आप बोलिए, अगर आप गलतियां आपसे हुई हैं तो उसको स्वीकार करिए और उसके सुधार के इंतजामात करिए। ऐसी बात नहीं है कि हम गलती ना माने। अगर आपको एक बार सेल्फ स्टडी करना आ गया, चीज़ों को समझ के सीखना आ गया, तो फिर आपको कोई सक्सेस तक जाने में नहीं रोक सकता। हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली के यूपीएससी के कोचिंग सेंटर में क्या हुआ, 3 बच्चों की मौत हो जाती है डूबने के बाद। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। आपका क्या रिएक्शन होगा इस पे? सबसे पहले तो मैं बहुत दुखी हुआ ये सुनकर कि 3 बच्चों की जो एकदम निर्दोष थे, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, जो बड़े बड़े सपने लेकर दिल्ली आए थे, यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते थे, उनकी अचानक हादसे में मौत हो जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम उनके माता पिता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। सर, दिल्ली में नहीं, पटना में भी 3000 जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी सेफ्टी को भी लेकर सवाल उठे हैं। पटना का एक फेमस टीचर है, उनका भी कोचिंग सेंटर है, वो भी सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो दिल्ली, पटना, कोटा, हर जगह बच्चों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सेफ्टी को ताक पे रख के उन्हें पढ़ाया जा रहा है। दरअसल में क्या होता है कि जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तब लोगों का ध्यान जाता है। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, उनकी नैतिक जिम्मेवारी की टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहें, इसका इंस्पेक्शन करते रहें कि कहाँ चीज़ें खराब हो रही हैं। और तमाम जो कोचिंग संचालकगण हैं उनसे भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि बहुत जल्दीबाजी न करें, तुरंत पैसे आ जाएं इसका भी कुछ उपाय न करें। धीरे धीरे आराम से पढ़ाएं और कम बच्चों को पढ़ाएं, जिनको बैठने की सुविधा हो, बाथरूम की सुविधा हो, टॉयलेट की सुविधा हो, तमाम सुविधाएं, आने जाने बाहर की सुविधा हो। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी नहीं कि मैं अपनी कोई बड़ाई कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ। आज 2 दशक से भी ज़्यादा हो रहे हैं मैं एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाते आ रहा हूँ और मशहूर भी रहा। 2008 में जब डिस्कवरी चैनल मेरे जीवन पर फिल्म बनाई, कई बार टाइम मैगजीन ने दी बेस्ट ऑफ एशिया 2010 में किया। उस जमाने से आज तक फिल्म रिलीज हुई और बहुत सारी उपलब्धियां की। हमारे बच्चे पढ़ के बाहर गए, बड़े बड़े जगह पर, बड़े बड़े देश में, यहाँ भी IAS IPS बने, बड़े बड़े जगहों पर भी बड़े बड़े पोजीशन पर गए। इन तमाम उपलब्धियों के बाद भी बहुत सारे प्रलोभन हमारे पास आए, बहुत सारे इन्वेस्टर आए कि भाई आप ऐसा करिए कि आप फ्रेंचाइजी बांटिए, इसका एक मॉडल बनाइए। लेकिन हमारे जो भीतर का शिक्षक है कभी इस तरह का एक्सेप्ट नहीं किया कि दनादन पैसे बनाओ। तो मेरा तमाम लोगों से, किसी इंडिविजुअल से नहीं, तमाम शिक्षकों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे देश में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। अतः इसको व्यवसाय न बनाएं, बल्कि बच्चों को केंद्र में रखकर बच्चों के हित की बात को सोचते हुए पढ़ाने का सिलसिला जारी रखें। आनंद सर, फीस को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। यूपीएससी कोचिंग की फ़ीस को लेकर जो 2 से 2.5 लाख होती है, उसके बाद पीजी का पैसा होता है, रहने का पैसा होता है, खाने का पैसा होता है। एक गरीब परिवार से आया हुआ साधारण सा इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। 80 से 90% जो बच्चे हैं वो इस फीस को नहीं दे सकते हैं। वो अपना घर गिरवी रख के आते हैं, भैंस बेच के आते हैं, ज़मीन बेच के आते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो ये कोचिंग सेंटर्स हैं वो मनी मेकिंग फैक्ट्रीज बन गए, इनका मकसद है बस पैसा कमाया जाए? बस पैसा और पैसा कमाना है। कुछ लोग अच्छे हैं जो अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी इंडिविजुअल को टारगेट करके बोल रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग देखिए आजकल मार्केटिंग टीम बनाए हुए हैं कोचिंग में। मुझे आश्चर्य लगता है जब कोई पेरेंट्स जाते हैं अपनी ज़मीन बेच के, आखिरी जो घर का 2 कमरा रहता है वो भी बेच के जाते हैं अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने। तो उनको चाय पिलाते हुए आपस में लोग बात करते, क्लाइंट आया है। तो अब तो बेचारा छात्र छात्राएं क्लाइंट बन गए हैं। मार्केटिंग टीम काम करती है, न्यूज़ एजेंसी एडवर्टीज़मेंट वाली जो होती है इसके लिए काम करती है। तो ये सब चीज़ें बहुत विकृत रूप धारण कर ली हैं। तो मेरा मानना है कि फ़ीस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए भी सरकार को एक कोचिंग एक्ट बनाना चाहिए। और पुराने भी कई कोचिंग एक्ट हैं हमारे देश में,
स्टेट गवर्नमेंट के भी है, लेकिन इसको रिवाइज करना चाहिए। ऐसी जो दुर्घटना घटी है, हमारा मानना है कि त्वरित कार्रवाई करके, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। और जहाँ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, हर महीने इंस्पेक्शन होना चाहिए। और इंस्पेक्शन जैसे हम देखते हैं, कभी दिल्ली आते जाते हैं तो देखते हैं भाई कि सामान रखे हुए दुकानदार अचानक हटा रहा है, क्या भाई, तो एमसीडी का इंस्पेक्शन हो रहा है। तो भाई दुकानदार पर आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, डीडीए वाले लोग कर रहे हैं इंस्पेक्शन, तो कोचिंग में इंस्पेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ भी महीने पर, 15 दिन पर, कभी भी औचक इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए। सर, दिल्ली के 2-3 फेमस टीचर्स हैं, वो बच्चों के निशाने पे आ गए हैं। बच्चे उनके खिलाफ मोर्चा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो फेमस टीचर्स हैं, जो यूपीएससी के टीचर्स हैं, उनको पहले ही इस जो विवाद हुआ पूरा यूपीएससी में 3 बच्चों की जाने की, उससे पहले ही उन्हें सेफ्टी को लेके बोलना चाहिए था? नहीं, पहले भी बोलना चाहिए और अभी भी बोलना चाहिए, बाद में भी बोलना चाहिए। बतौर शिक्षक जब आपने मुझे आमंत्रित किया बोलने के लिए, तो मेरा धर्म बनता है कि बोला जाए, लोगों से रिक्वेस्ट किया जाए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि आप बोलिए। अगर आप गलतियाँ आपसे हुई हैं तो उसको स्वीकार करिए और उसके सुधार के इंतजामात करिए। ऐसी बात नहीं है कि हम गलती ना माने, हर इंसान से गलती हो सकती है, भूल हो सकती है, तो उसको सुधार कर स्वच्छ वातावरण बना के जो कानून के दायरे में चीज़ें होती है उसको करते हुए आगे बढ़िए। सर, एडवर्टीजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अखबार के फ्रंट पेज पर ये लोग डेली, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, डेली एडवर्टीजमेंट देते हैं, उस पर लाखों करोड़ों रुपए साल के खर्च करते हैं, लेकिन बच्चों की सेफ्टी पे कोई ध्यान नहीं रखा जाता। जो रियल सक्सेस रेट रहती है उसको छुपाया जाता है, टॉप रैंकर्स को खरीदा जाता है, उनकी फ़ोटोज़ को छापा जाता है, और जो गरीब तबके के बच्चे आते हैं उन्हें बरगलाया जाता है कि हमारे यहाँ पे इतना सक्सेस रेशो है और हमारे आप यहाँ पे आइए और पढ़िए। ये तो आप छोटी सी बात बोल रहे हैं, तो बहुत पुराना है धंधा कि भाई सक्सेसफुल स्टूडेंट का कैंडिडेट्स जो हैं उनके फ़ोटो को पब्लिश करके बच्चों को लाना, उनको लुभावने सपने दिखाना। ये बात तो आप लोगों की भी जानकारी में, लेकिन कुछ बातें ऐसी दर्दनाक हैं कि पूछिए मत। बच्चा तो चला गया वहाँ पर, अब जो टीचर जिसके नाम से गया वो पढ़ा नहीं रहे हैं। मान लो वो पढ़ा भी रहे हैं या कोई टीचर पढ़ा भी रहे हैं, बहुत नामी टीचर भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को बात समझ में नहीं आ रही है, उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। बच्चा पैसा दे चुका है, टीचर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी और जवाबदेही ख़त्म हो गई है। ये गलत बात है। हम तो चाहते हैं कि हर जहाँ कोचिंग है उस इलाके में गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी, राज्य सरकार का भी एक केंद्र होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। जो दिक्कतें हैं बच्चे जाके वहाँ बताएं। जो पीजी में रहते हैं, छोटे से कमरे में कोई परेशानी रहने में है, कोई मकान मालिक परेशान कर रहा है, उसके लिए एक स्पेशल सेल होना चाहिए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। सर, एक और चीज़ है, जो स्टार टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं वो फेमस हो जाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, बच्चों के बीच फेमस हो जाते हैं, उनके नाम पे कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे सामने आए और बताया कि वो टीचर पूरे साल क्लासेस नहीं लेते हैं, ओरिएंटेशन में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, 6-6, 5-5 महीने क्लास नहीं लेते हैं, उनकी ऑनलाइन वीडियोस दिखाई जाती है, उस पर पढ़ाया जाता है। देखिए, ये भी गलत चीज़ है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम तो बच्चों से भी अपील करते हैं कि देखिए, आप सोच समझ के कहीं अपना पैसा दीजिए, सोच समझ के एडमिशन लीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर, चाहे आनंद कुमार हो या कोई भी हो, जिनका नाम हो गया है, जिनको लोग जान रहे, वही अच्छा पढ़ाए। अच्छे शिक्षक तो कहाँ छिपे मिलेंगे पता नहीं, तो आप नाम पर नहीं जाइए, कौन कितना किसका रिजल्ट इस पर भी नहीं जाइए, किसका कंटेंट ताकतवर है, किस टीचर को समझाने की कलाकारी है, किससे आप कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे छोटी छोटी जगहों पर भी बहुत अच्छे पढ़े और विद्वान टीचर है, तो उनको सेलेक्ट करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि नामी जहाँ बनिया है वैसी दुकान पर आप भाग रहे हैं। हर दुकान पर भी अच्छी चीज़ मिल सकती है, इसको खोजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। हवा के झोंके में मत चलिए कि जहाँ भीड़ जा रही है ना, वहाँ पर भीड़ में धक्के खाते हुए पहुँच रहे, नहीं। अपना विवेक रखिए। आप कंटेंट है, कोई भी अच्छा पढ़ा सकते हैं टीचर, जो अच्छा पढ़ा सकते हैं उनको तलाशिए, खोजिए, दिमाग लगाइए। और हम तो कहेंगे कि सेल्फ स्टडी पर सबसे ज़्यादा यकीन रखिए। अगर आपको एक बार सेल्फ स्टडी करना आ गया, चीज़ों को समझ के सीखना आ गया, तो फिर आपको कोई सक्सेस तक जाने में नहीं रोक सकता है।
सर, आप सेल्फ स्टडी की बात कर रहे थे, क्यों बंगाल का, क्यों उत्तर प्रदेश का लड़का या लड़की दिल्ली आके पढ़ने की ज़रूरत है? क्या वो अपने शहर में, अपने घर में ऑनलाइन इतना कंटेंट उपलब्ध है, क्या उन सब चीज़ों को देख के वो नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है, काहे नहीं पढ़ रहा है। आज हम एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। हमारा अनुमान है, हो सके गलत हो जाए, लेकिन हमारा अनुमान है, जो भी मेरा थोड़ा बहुत अनुभव रहा है शिक्षण के दरमियान, आने वाले टाइम में 10 साल बाद, 15 साल बाद जो ये कोचिंग है ना, वो लगभग समाप्त हो जाएगा, 90% समाप्त हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है और मेरा दावा भी है। पता नहीं हम इस दावे में कितने सच साबित हों, क्योंकि ऑनलाइन में जितने अभी प्रयोग हुए वो सिर्फ 1% हुआ है। अभी 99% अच्छे कंटेंट के साथ ऑनलाइन क्लासेस को तैयार करना बाकी है। कोई टीचर या टीचर्स की टीम डेडिकेशन के साथ अच्छा ऑनलाइन क्लासेस बनाती है तो छात्र ऐसे बंध जाएंगे, उसमें मशगूल हो जाएंगे कि फिर उनको ऑफलाइन से ज़्यादा फ़ायदा होगा और घर बैठे होगा। और आने वाले टाइम में फ्री में भी ऑनलाइन क्लास अच्छे लोग करेंगे। हम तो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि देश में इतने अच्छे विद्वान टीचर हैं, कितनी अच्छी किताब लिखी गई है कई सालों के प्रयास के बाद NCERT के, तो क्यों ना आप एक टीम बनाकर UPSC के लिए भी कोचिंग ऑनलाइन करिए। इस तरह से हर लोगों के लिए फ्री रखिए। NCERT की किताब का मैं आज तारीफ़ कर रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ कि पूर्व की गवर्नमेंट या अभी की गवर्नमेंट, लेकिन जो टीम काम की है, मैं खुद पढ़ता हूँ, चाहे 11th की किताब हो, 8th की हो, तो अच्छा लगता है, चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा है। तो गवर्नमेंट को अभी एक प्रयास करके शिक्षा विभाग को चाहिए कि एक ऑनलाइन बड़ा पोर्टल तैयार करे, डेडिकेटेड टीम को जोड़े टीचर्स को और बनाए एक अच्छा। सर, 3 बच्चों की मौत हुई है, 3 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। यंग बच्चे थे, UPSC एस्पिरेंट्स थे, सोचा भी नहीं हुआ कि इनकी जान चली जाएगी। किसी की तो जिम्मेदारी बनती होगी, कोई तो जवाबदेही तय होगी। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि इसकी वजह से इन 3 बच्चों की जान गई है और ये नहीं होना चाहिए? देखिए भाई, ये बोलना तो बड़ा मुश्किल है, कोई हम न्यायालय तो है नहीं कि डिसीजन दे दे कि कौन जिम्मेवार है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हर को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अगर आपसे गलतियां हुई हैं तो गलतियों को कबूल करिए कि इंसान से गलती हो सकती है, उसकी पुनरावृत्ति न हो, उसका रिपीटेशन न हो, ये महत्वपूर्ण बात है। कोचिंग संचालक से भी गलती हुई है, MCD को भी देखते रहना चाहिए। तो बहुत सारे विभाग हैं जिनको निरीक्षण करना चाहिए। तो सब मिल के जिम्मेवारी कौन लेता है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो छात्रों की मांग है उसको तुरंत फुलफिल करना चाहिए। कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिस्पॉन्सिबल इसमें आते हैं उनको कठोर से, और जो मुआवजा मांग रहे हैं, कल हमारी कुछ चर्चा हो रही थी ऑनलाइन कुछ छात्रों से, तो 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं मुआवजा। हम तो कहते हैं कि कोचिंग संचालक को ज़्यादा रुपया देना चाहिए, उनके पास पैसों की कमी नहीं है और पैसे से किसी की मौत को हम नहीं तौल सकते। एक बच्चा मूल्यवान है। अपने परिवार के बारे में सोचिए कि कोई सदस्य अचानक निर्दोष और अचानक गुजर जाए बिना किसी बीमारी के, बिना किसी वजह के, उसको पैसे से भरपाई नहीं करते, तो मुआवजा बहुत छोटी सी चीज़ है। सरकार को भी आगे आके, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को भी, केंद्र सरकार को भी, कोचिंग संचालक को और ऐसे कोचिंग संचालक जो आसपास से सब मिल के जितना ज़्यादा से ज़्यादा है उनके मुआवजा देना चाहिए, उनके भाई बहन को पढ़ने की सुविधा देनी चाहिए, आपस में ऐसे सुधार करने चाहिए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी न हो। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.